दावा करते हैं कि हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना होगा कि यदि आप संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं, तो आपको इन दबे कुचले लोगों का सम्मान करना होगा, इनकी आवाज़ सुननी होगी नहीं, सुननी पड़ेगी। बात कर रहे हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में सामने आने वाला है। कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या चुनाव के समय में जब बिहार का चुनाव था या फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, उस समय कोरोना कम हो गया था। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत अंचल की बात करना बनता है। तो बिहार में जब परीक्षा होता है, यानी कि कोई कोर्स आप ग्रेजुएशन करने जाएं तो 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल लग जाते हैं। कोई भी नौकरी के लिए जब परीक्षा होती है तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और वो कोर्ट में चला जाता है और इधर उधर होकर स्थगित हो जाता है। हम फेंक सकते हैं, हमारा कर्तव्य है, यह मौलिक भारत की ही कर्तव्य है। तस्वीर है। ये भी एक भारत की तस्वीर आप देख सकते हैं। केवल हम अधिकारों की बात करेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या अभी इस पार्क से किसी को आने से वंचित कर दिया जाए तो उनके अधिकारों पे सबसे पहले चोट पहुंचेगा, लेकिन कर्तव्यों की बात कब होगी? आप देखिए, किसी ने वहाँ पे पार्टी मनाई या जो भी किया हो, पार्टी मनाई हो, बर्थडे मनाया हो, कम से कम उस कूड़े को डस्टबिन में तो डाल देना चाहिए। जैसे ही कूड़ा आपके पास से निकला, राष्ट्रीय और राज्य की समस्या हो जाती है। कूड़ा घर से तब तक आप छात्र हैं, तो छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और छात्रों की समस्या की कोई छात्र उठाता है तो ये उठना चाहिए। और ये समस्या यही है, मैंने तमाम मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारी इस तरह के सवाल आते हैं। जब भी मैं किसी तरह का कोई अब चूंकि जब अच्छे काम होते हैं सरकार द्वारा तो उसका समर्थन भी होना चाहिए, लेकिन जब बुरे काम होते हैं या फिर कोई काम नहीं होते हैं तो उस तरह उसका विरोध भी होना चाहिए या फिर उस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे पास इसी तरह के सवाल आते हैं कि भैया देखिए, चुनाव तो टाइम पे हो। आजकल ये भक्तों और चमचों वाली चर्चा तो हर चौराहे पे मिल जाती है और कई बार तो फेसबुक पे इतना तगड़ा गाली गलौज होता है कि मैं देखने के बाद ये सोचने लगता हूँ कि क्या ये सभ्य समाज है, क्या ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं? क्योंकि भक्त और चमचा, ये इस ट्रेंड से ऊपर उठना होगा। आप जिस सरकार को चुनते हैं, आप जिन जनप्रतिनिधियों को जिताकर उनको भेजते हैं सरकार में, उनसे सवाल भी आपको ही पूछना पड़ेगा। यदि आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो ये सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। सपोर्ट करने के साथ जब वो सरकार में जाते हैं और उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाइए। जब वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनसे सवाल कीजिए, उनसे तीखीबाज कीजिए, मतलब तभी जाके लोकतंत्र बचेगा। कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तय होनी नहीं चाहिए, तय कीजिए, आप जबरदस्ती कीजिए। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार सिंह, इनसाइड भारत टीवी से। आज 26 नवंबर बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है क्योंकि ये एक संविधान दिवस के रूप में इस दिन को हम जानते हैं। और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को, चूँकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को देश के लिए समर्पित किया था, देश की जनता को समर्पित किया था, और इसलिए ये संविधान दिवस मनाया जाता है। और आज इस संविधान दिवस पे देश के जो मौजूदा हालात हैं, संविधान को लेकर जिस तरह से चीज़ें सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग हुआ, उसके साथ ही राज्यों के द्वारा जो केंद्र से उनके विवाद हैं, उसके लोक वित्त आयोग के माध्यम से जो चीज़ों को सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह के तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे ही सहयोगी भाई शशिभूषण तिवारी जी। शशि भाई, आप भी मैं कहूँ कि आप तैयारी से भी जुड़े हैं, साथ में आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम ज़्यादा संविधान दिवस पे संविधान के बैकग्राउंड पे चर्चा नहीं विशेष करेंगे, वर्तमान हालातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं पे विपक्षी पार्टियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार का अधिक से अधिक हस्तक्षेप हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, संविधान, जिस संविधान पर चर्चा के लिए हम खड़े हैं और जिस संविधान पे लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं कि संविधान से सरकार छेड़छाड़ कर रही है, तो वही संविधान जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है उसे भी पावर दे रही है। ऐसा नहीं है कि संविधान से इतनी किसी की हिम्मत है या इतनी किसी के पास पावर है कि संविधान को घुमा सके या संविधान को तहस नहस, जैसे लोग कह रहे हैं संविधान को बदला जा सकता है। उसके ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर है। हमारे पास एक आधारभूत ढांचा, जब केशवानंद भारती का मामला हुआ तो केशवानंद भारती तो केस हार गए, लेकिन जो उस समय जजमेंट आया 13 न्यायाधीशों की पीठ से, जो बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का, वो इतनी खूबसूरत निर्णय था कि वो एक समय हम कह सकते हैं कि संविधान ने उसी संविधान से एक नया सूत्र पैदा कर दिया संविधान को बचाने का और संविधान को आगे बढ़ाने का। और मैं केशवानंद भारती का जो मामला आपने बताया, वास्तव में उसी मामले के बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भारत की, ऐसा कहा जाने लगा कि वो अमेरिका से भी ताकतवर सुप्रीम कोर्ट हो गया भारत का। तो सही बात है, केशवानंद भारती का जो फैसला एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के लिए। लेकिन फिर भी तमाम तरीके भी
देखा गया कुछ फैसलों को लेकर उच्चतम न्यायालय पे भी सवाल उठाए गए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसा नहीं है। न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको लोगों को सर्वमान्य, देखिए विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, जब उनके पक्ष में निर्णय आता है तो वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट बेहतर हो जाता है, वही न्यायाधीश बेहतर हो जाता है। देखिए न्यायालय पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो भी निर्णय होते हैं आम सहमति से होते हैं, बहुमत का फैसला होता है, और जो भी निर्णय आए हैं वो खूबसूरत रहे हैं। एक बार उसे पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और जो भी निर्णय आ रहे हैं इस समय, देखिए राम जन्मभूमि का जो फैसला हुआ कितना खूबसूरत फैसला है, 3 तलाक का जो फैसला हुआ कितना खूबसूरत फैसला है। राम जन्मभूमि की बात आ गई और आनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि राम जन्मभूमि का खूबसूरत फैसला है, ठीक है। अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड थे या अन्य भी जो पक्षकार थे, उन्होंने कहा शुरू में जब फैसला नहीं आया था कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानेंगे, लेकिन जैसे ही फैसला आया, आपने देखा होगा जो वक्फ बोर्ड था उसने भी फैसले पे सवाल उठाए, और उसके बाद से फिर AIM के सांसद जो थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी सवाल उठाए। तो आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की भी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में आती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। न्याय एक मंदिर के रूप में है, और जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ न्यायाधीश इस निर्णय को दे रहा है उसका निर्णय सर्वमान्य है, और उसके पूरे देश को इस चीज़ को मानना चाहिए। विरोध का मतलब बस विरोध नहीं होता है। उसमें अटल बिहारी जी का जब समय था, वाजपेयी जी का समय था, तो मतलब विरोध लगता था कि बड़ा खूबसूरत विरोध है। उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कह दिया। विपक्ष ऐसा नहीं कहता है। हमेशा एक बेहतर निर्णय को, जो न्यायाधीश बैठा होता है ना भाई साहब, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, और हम उस न्याय के मंदिर में उसे भगवान की तरह देखते हैं, और उसके जो निर्णय हो उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और एक खूबसूरत निर्णय लगातार आ रहे हैं और आने भी चाहिए। और संविधान, जब देश संकट में होता है, मैंने बार बार ये शब्द मैं लाइन यूज करता हूँ, जब भी देश संकट में होता है तो संविधान अभिभावक का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। और उसी संविधान के द्वारा बनाए गए, बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो भी, देखिए जो भी रास्ते थे उसे लोग मानते हैं, और उस पर बेहतर, और संविधान किसी भी संकट में एक रास्ता दे देता है। संविधान में जितने भी फैसले दिए गए, मुझे आश्चर्य भी होता है और काफ़ी खुश भी होता हूं कि आम सहमति से लिए गए, मत विभाजन से नहीं लिए गए कि उस पर मत पड़ते थे किसी निर्णय के लिए। आम सहमति से निर्णय लिए जाते थे। और भारत का संविधान कितना खूबसूरत संविधान है। बात बाबा साहब की आई है, और निश्चित रूप से इस संविधान को बनाने में जो उनकी भूमिका थी वो एक अतुलनीय थी, जिसपे जितनी भी चर्चा की जाए कम है। क्या लगता है कि बाबा साहब जिस तरह का भारत का निर्माण चाहते थे, आपको क्या लगता है, क्या उस भारत वो दौर में जा रहा है? क्या एक जो नीचे के तबके के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको न्याय मिलना चाहिए, क्या वो चीज़ें मिल पा रही हैं आपके दृष्टिकोण से? मैं क्या देखिए, प्रयास तो हो रहे हैं, कानून भी बने हैं उनके उत्थान के लिए। और जो भी दलित लोग थे, दलित लोग की परिभाषा संविधान में स्पष्ट नहीं है। दलित का मतलब होता है जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज की मुख्य धारा से पीछे है। महिला, बच्चे जो वंचित हैं वो दलित हैं। तो अगर भीमराव अम्बेडकर जी के, बाबा अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर भारत चल रहा है, थोड़ी कमियां रह जाती हैं। अभी भी बहुत ज़रूरी है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, महिलाओं पे जो जातियां हो रही हैं, या जो चुनाव लड़ने में जो आरक्षण की बात है 50% की, ये चीज़ें होनी चाहिए। और आज तो महिलाएं चढ़ के भागीदारी ले रही हैं। और देखिए, अभी देखिए प्रधानी का हुआ, या कुछ आरक्षित सीटें भी दी जा रही हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे तो सारी चीज़ें हो रही हैं। देश चल रहा है, कुछ कमियां हैं उसे भी दूर। आपने आधी आबादी की बात की, अच्छी बात है, अच्छा लगा भी सुन के। लेकिन पंचायतों में तो आरक्षण मिला है महिलाओं को, सही है, लेकिन वही बात जब लोकसभा और विधानसभा में आती है तो कोई भी मेंबर जो है, विधेयक तो तमाम पेश हुए लेकिन उस पर एक मत नहीं बन पाया। क्यों? आखिर आधी आबादी को संसद में मौका क्यों नहीं मिल पा रहा? इस पे एक मत बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दुखद है, क्योंकि आधी आबादी, अब तो देख लीजिए समाज बनाने का काम महिलाएं कर रही हैं। समाज में देखिए आज वो कितने हाई लेवल पर हैं। आज ये नहीं कहा जा सकता है आधी आबादी और अलग करके नहीं देखा जा सकता है महिला और पुरुषों को। आज वो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। 50% आरक्षण होना चाहिए। एक और बस सवाल, तमाम देखिए, चूँकि मैं आर्थिक क्षेत्र का विद्यार्थी रहा हूँ और तमाम मुद्दों पर मेरी भी एक राय बनती है। रिजर्व बैंक को लेके एक संवैधानिक संस्था है, आप जानते हैं 1935 के तहत ये एक इसका निर्माण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार के लगातार हस्तक्षेप, ऐसे खबरें उठते आ रही हैं, और इसको हम आधार इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनके बहुत खास माने जाते थे, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद विरल आचार्य का भी इस्तीफा आया। तो क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक पे सरकार का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? देखिए, रिजर्व बैंकों पर और बैंकों पे सरकार के हल्के फुल्के नियंत्रण तो होते ही हैं, लेकिन इस समय अगर बढ़ रहे हैं तो उसको नियंत्रित, जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको स्वायत्तता के साथ काम करने दिया जाना चाहिए। मैं बड़ा दुखी हूं कि कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई, सरकार मतलब कि एक विश्वास पे, रिजर्व बैंक और सरकार के विश्वास पे कॉर्पोरेटिव बैंक या बैंकों में जमा कर दे रहा है। और जिस तरह से लगातार
पैसे लेके गमन किए जा रहे हैं या बैंक डूब रहे हैं, उनकी गाढ़ी कमाई सीधे चली जा रही है और उनको पैसे पर क्या मिल रहा है। आप अगर मैं सहमत हूँ आपकी बात से, ये इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम संविधान दिवस पे संविधान के लिए लोग बातें कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो संघीय संस्थाएं हैं, जो संविधान के तहत जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, क्या सरकार का हस्तक्षेप कुछ जरूर से ज़्यादा, क्योंकि आप देखें कि जब सरकार केंद्र में ताकतवर होती है तो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ऐसा देखा गया है पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए, तो उसमें आप क्या देखेंगे? ऐसा होता है, अगर बहुमत की सरकार है तो थोड़ी सी तानाशाही दिखने लगती है। ये अब देखिए काफी समय बाद राजीव गांधी, मैं रुकना चाहूँगा। तानाशाही शब्द बहुत व्यापक शब्द है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक तानाशाही सरकार के रूप में उभर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब लोग सहमत हो जाएं। कुछ मुद्दों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार होनी जरूरी है। अगर वो मुद्दे होते, जैसे 370 हटाना था, 370 हटाना था, आज 70 सालों से वही हो रहा था, लेकिन पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई तो ये चीज़ें हो गई। लोग तानाशाही के रूप में देख रहे हैं, एक व्यापक काम हुआ है। एक चीज़ और, 370 की जब बात चल पड़ी है तो एक और भी, मैं आप जानते हो कि बाबा साहब इसके पक्ष में नहीं थे, और जब संविधान की बात आती है तो बाबा साहब की भी बात बहुत जोरों से उछलती है। एक पूरा वर्ग उसके लिए तैयार रहता है। तो क्या 370 को लेके जो बाबा साहब नहीं चाहते थे तो वो चीज़ हटाएगी, उसके बारे में आप क्या कहना? अगर बाबा साहब होते इस समय तो 370 में जब हम पढ़ते हैं, उसी संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया, वो कानून जो हमारे संविधान के बुजुर्गों ने और प्रतिष्ठित लोगों ने बनाया, और जिस तरह से हम आप भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जब आप पढ़ते थे तो लिखा जाता था 300 जम्मू कश्मीर को छोड़ के अखंड भारत में, ये शब्द कहाँ ठीक है कि ये कानून भारत में हर राज्यों में लागू हो और जम्मू कश्मीर में ना लागू हो। तो जम्मू कश्मीर को 370 के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो चीज़ें तो 377 मतलब 371 के तहत जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए भी तो है। तो क्या, इसलिए मैं ये बात क्यों 371 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही 370 हटाया गया तो पूर्वोत्तर के राज्यों में एक भय बना। वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने फिर गृहमंत्री को, प्रधानमंत्री को ये मुलाकात भी की कि कहीं 371 के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देखिए 371 में जो पॉइंट दिए गए हैं, ए बी करके या क ख ग करके झ तक हैं, वो जो स्पेशल, वो कुछ जनजातियों के लिए दिए गए हैं, पूरे राज्य के लिए, वहाँ के विशेष कुछ जनजातियों के लिए दिए गए। और जम्मू कश्मीर जैसे हालात, वहाँ पर 2 झंडे की 2 विधान की बात नहीं चलती थी वहाँ पर। और आप RTI के तहत वहाँ कितने सरकार ने खर्चे किए और क्या हो रहा है आप नहीं पूछ सकते थे। यहाँ तक कि वहाँ की लड़की अगर किसी और राज्य के लड़के से शादी कर ले तो वहाँ उस ज़मीन से, यानी कि मतलब बस ये समझा जाता था कि भारत में है किसी तरह से अखंड भारत का हिस्सा। तो 370 बनने के बाद, और पहले भी उन्हें कुछ प्रोविज़न दिए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर इस समय होते, जिस तरह की वहाँ लोगों ने हालात पैदा कर दिए वहाँ के नेताओं ने, तो आज वो भी दुखी होते। एक आखिरी सवाल आपसे, इस कोविड के दौर में जिस तरह से एक स्थितियाँ बहुत बद से बदतर हो गई थी, क्या केंद्र सरकार एक संघ के रूप में राज्यों की मदद के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कर पाई? क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो एक संघीय ढांचा है, जो अखिल भारत की बात होती है, क्या उस कोविड के दौर में देखने को मिल पाई? एकदम देखने को मिली। एक तरफ देश का, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया उस समय देश के संकट के समय में कि आप एक समय उपवास रखिए, तो इस भारतीय जनता ने हंसते खेलते हुए उस चीज़ को अपनाया। और प्रधानमंत्री आते हैं, 1 दिन का अभ्यास कराते हैं लॉकडाउन का, और अगले एक दिन बाद आके पूरे संपूर्ण भारत में बिना किसी व्यवस्था की, हम जानते हैं हम गरीब देश हैं, सबके पास संपन्न स्थिति ने, कई तो ऐसे वर्ग है जो कमाते हैं आज और आज ही खा लेते हैं। ऐसे भी लोगों ने, आपने थालियाँ देखी होगी, कितना समर्थन हुआ। तो भारत की जनता देश के संकट में देश के साथ खड़ी होती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने जीविका और जीवन में जीवन को चुना, जीविका को नहीं चुना। जब जीवन रहेगा तो हम जीविका कमा लेंगे। और देखिए कितने खूबसूरत ढंग से हम भारतीयों ने, सब ने मिल के इस कोविड के दौर में, हमारे पास बड़ी सुविधाएं नहीं थी। अब जो ऊपर से, जो स्वास्थ्य में ऊपर से 5 रैंक के देश आते हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमारे देश के नागरिकों ने, सरकार पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक साथ थे। कुछ कमियां रहती हैं इतने बड़े देश में, एक परिवार में कमी हो जाती है, तो इतने बड़े देश में चलाने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमियां रही हैं। जी धन्यवाद। चलते चलते हमारे इस इनसाइड भारत के चीफ विकास गोस्वामी से भी संविधान दिवस के बारे में कुछ 2 शब्द हम जान लेते हैं। अब चूंकि मुझे चर्चा का हिस्सा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मुझे संविधान की बात हो रही थी और सारी चीज़ें शशि भूषण भाई से पॉजिटिव सुनने को मिल रही थी। एक बात हो गई, और अभी जस्ट जो पिछला सवाल था वो सवाल कोरोना को लेकर था। अब आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, और जब हम भारत की बात करते हैं और सरकार द्वारा जो भी कार्य प्रणाली होती है, जो भी नियम कानून वो लाते हैं, पारित करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें करते हैं, एक स्टेप सब कुछ संविधान के दायरे में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की या फिर किसी भी पालिका की, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो,
जो भी चारों स्तंभ हैं, सबके जो काम होते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर होते हैं। और जब संविधान की बात आती है तो आपको देश हित की बात करनी पड़ती है, देश की बात करनी पड़ती है, देश के लोगों की बात करनी पड़ती है। और इस वक्त एक चर्चा बड़े जोरों शोरों से गूंज रही है कोरोना को लेकर, एक बहुत ही माइनर और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहस के लिए। वो ये है कि क्या कोरोना, क्योंकि मैंने ये चर्चा, ये मेरी खुद की राय नहीं है, मैंने कई लोगों से सुना, लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में सामने आने वाला है। कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत के लोग बोल रहे हैं। ये मैंने कई बार कई लोगों से सुना है और कई सारी चर्चाओं में ये बात मेरे सामने आती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या चुनाव के समय में, जब बिहार का चुनाव था या फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, उस समय कोरोना कम हो गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, क्योंकि चुनाव तो अपने टाइम से हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें अब जैसे कि जो हमारे इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से, स्टूडेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और बेरोजगारी का जब मुद्दा आता है तो कई सारी स्टूडेंटों ने, बिहार चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे, हालांकि बहुत अच्छे से हम लोग कवर नहीं कर पाए, कुछ ही दूर गए हैं और कुछ काम की वजह से वापस लौटना पड़ा, तो हम लोगों ने कई जगह पे ये सुना, स्टूडेंट ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव टाइम से होता है, चुनाव का रिजल्ट भी टाइम से आता है। लेकिन बिहार में, चूँकि हम लोग पूर्वांचल में हैं, गोरखपुर में हैं, तो बिहार और पूर्वांचल की बात करना बनता है। तो बिहार में जब परीक्षा होता है, यानी कि कोई कोर्स आप ग्रेजुएशन करने जाएँ तो 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल लग जाते हैं। कोई भी नौकरी के लिए जब परीक्षा होती है तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और वो कोर्ट में चला जाता है और इधर उधर होकर स्थगित हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत बड़ा आरोप हो गया सरकार के ऊपर और तमाम उन कार्यप्रणालियों के ऊपर जो इस बात का दावा करते हैं कि हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना होगा कि यदि आप संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं, तो आपको इन दबे कुचले लोगों का सम्मान करना होगा, इनकी आवाज़ सुननी होगी नहीं, सुननी पड़ेगी। तो मिला के शायद शशि भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि अधिकारों की बात सब करते हैं, हमें अब कर्तव्यों की भी बात करनी होगी। मैं जिस पार्क से ये चर्चा हो रही है हमारी और हमारे सहयोगियों द्वारा, मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सकते हैं कितनी गंदगियां हैं और डस्टबिन सामने रखा गया है। डस्टबिन में हम फेंक सकते हैं, हमारा कर्तव्य है, मौलिक भारत की ही तस्वीर है। ये भी एक भारत की तस्वीर आप देख सकते हैं। केवल हम अधिकारों की बात करेंगे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या अभी इस पार्क से किसी को आने से वंचित कर दिया जाए तो उनके अधिकारों पे सबसे पहले चोट पहुंचेगा, लेकिन कर्तव्यों की बात कब होगी? आप देखिए, किसी ने वहाँ पे पार्टी मनाई या जो भी किया हो, पार्टी मनाई हो, बर्थडे मनाया हो, कम से कम उस कूड़े को डस्टबिन में तो डाल देना चाहिए। जैसे ही कूड़ा आपके पास से निकला, राष्ट्रीय और राज्य की समस्या हो जाती है। कूड़ा घर से निकला, राष्ट्रीय समस्या हो गई या निगम की समस्या हो गई, कौन देखेगा? मेरे मुद्दे को तो बहुत आसानी से शशि भाई ने मोड़ दिया। ये भी समस्या है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम जब संविधान की खासकर बात कर रहे होते हैं तो ये सारी समस्याएं जुड़नी चाहिए उससे, जो क्योंकि भाई बहुत बड़ा सवाल है ये कि चूंकि हम लोग भी छात्र रहे हैं और अभी भी हम लोग छात्र जीवन भी जी रहे हैं। छात्र जीवन यानी जब तक पढ़ेंगे तब तक छात्र हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़ते हैं, पत्रकारिता करते हैं। जब तक आप सीखना चाहते हैं तब तक आप छात्र हैं। तो छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और छात्रों की समस्या यदि कोई छात्र उठाता है तो ये उठना चाहिए। और ये समस्या यही है, मैंने मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारी इस तरह के सवाल आते हैं। जब भी मैं किसी तरह का कोई, अब चूंकि जब अच्छे काम होते हैं सरकार द्वारा तो उसका समर्थन भी होना चाहिए, लेकिन जब बुरे काम होते हैं या फिर कोई काम नहीं होते हैं तो उस तरह उसका विरोध भी होना चाहिए या फिर उस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास इसी तरह के सवाल आते हैं कि भैया देखिए, चुनाव तो टाइम पे हो रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध अनिवार्य है, विरोध ही लोकतंत्र की ताकत है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आप विरोध कोई भी करे, ये इसका अगर वो सार्थक विरोध हो, हम उसका समर्थन कर सकते हैं। ये निश्चित बहुत बड़ी बात आपने कहा और मैं ये कहता हूँ कि सरकार का काम है, सरकार को जब हम चुन के भेजते हैं, आजकल ये भक्तों और चमचों वाली चर्चा तो हर चौराहे पे मिल जाती है और कई बार तो फेसबुक पे इतना तगड़ा गाली गलौज होता है कि मैं देखने के बाद ये सोचने लगता हूँ कि क्या ये सभ्य समाज है, क्या ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं? क्योंकि भक्त और चमचा, ये इस ट्रेंड से ऊपर उठना होगा। आप जिस सरकार को चुनते हैं, आप जिन जनप्रतिनिधियों को जिताकर उनको भेजते हैं सरकार में, उनसे सवाल भी आपको ही पूछना पड़ेगा। यदि आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो ये सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। और ये आप खुद ही देखिए कि आपको कुछ जिम्मेदारी मिलेगी और घर वाले जब आपके ऊपर रोक टोक लगाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये नहीं यार करना है, इस काम को करना है। जब आप रोक टोक नहीं रहता है तो आप लापरवाह हो जाते हैं। तो सरकार का भी यही है, जब आप सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकार लापरवाह हो जाएगी। वोट दीजिए,
लेकिन भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, चमचा मत बनिए। आप किसी पार्टी का सपोर्ट कीजिए, आप चुनाव के टाइम में उनकी विचारधारा से सहमत है तो आप उनको वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन सपोर्ट करने के साथ जब वो सरकार में जाते हैं और उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाइए। जब वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनसे सवाल कीजिए, उनसे तीखीबाज कीजिए, मतलब तभी जाके लोकतंत्र बचेगा। कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तय होनी चाहिए, तय होनी नहीं चाहिए, तय कीजिए, आप जबरदस्ती कीजिए, सवाल पूछिए उनसे। बिल्कुल, कुल मिलाकर एक गर्मा गर्म बहस संविधान दिवस के अवसर पर देखने को मिला है। और जहाँ तक बात है संविधान दिवस की, तो अभी हाँ, मैं आप सभी भारतवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ ही जो संविधान के मूलभूत ढांचे हैं उसका उल्लंघन न होते हुए सरकार से भी मेरा ये आग्रह है कि वो संविधान के नियमों का पालन करते हुए सरकार का संचालन करें। धन्यवाद।